आज प्रातः की बेला में आप सबने ये आयोजन किया और इस आयोजन से ही आज की मैं अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कर रहा हूँ। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी गंभीरता, वक्त के साथ आपका समर्पित भाव, यह मुझे लगता है कि आज मेरे पूरे दिन को सफल भी बनाएगा और शुभ भी बनाएगा। हम सब ग्वालियर के नागरिक हैं और ग्वालियर में मैं कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अब भी ओम प्रकाश सकलेचा जी आप सबके बीच में अपनी बात कह रहे थे, तो सकलेचा जी ने इंडस्ट्री, व्यापार, वर्तमान परिस्थितियां, सरकार का विजन आप सबके सामने रखा। वैसे तो आज़ादी के बाद लगातार किसी न किसी रूप में प्रयत्न होता रहा कि हम मजबूती के साथ आगे बढ़ें, लेकिन यह भी सही है कि जब व्यक्ति सरकार में रहता है, राजनीति में रहता है, तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता वोट बन जाती है और जिसकी प्राथमिकता वोट होती है वह देश के लिए बड़ा परिवर्तन करने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाता और इसके कारण हम आगे बढ़े भी, लेकिन जितना बढ़ सकते थे उतना बढ़ भी नहीं पाए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप सब ने आर्थिक, सामाजिक, देश की एकता, अखंडता और पूरी दुनिया में भारत की सिलसिलेवार स्वीकार्यता बढ़े, इस दिशा में जो उन्होंने कदम बढ़ाया वो कदम देश हित में था। उनकी नीयत ठीक थी, इसलिए उन्होंने कभी आलोचना की और विरोध की परवाह नहीं की। जब जीएसटी करना था तो जीएसटी किया, जब 370 करना था तो 370 किया, और जब सीए करना था तो सीए किया, और जब राम मंदिर का शिलान्यास करना था तो राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया। जब भी कोई निर्णय देश की सरकार के माध्यम से रिफॉर्म के रूप में आता है तो उससे देश का हर राज्य और हर नागरिक किसी न किसी रूप में प्रभावित होता ही है और उसको उसका लाभ मिलता ही है। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि तमाम सारे रिफॉर्म के बावजूद आज हिंदुस्तान इस स्थिति में आ गया है कि हिंदुस्तान दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे देश की जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लिए ये सुनहरा अवसर है। बाबू जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे कि अनुभवों के बोझ से लदा हुआ व्यक्ति कोई नई क्रांति नहीं कर सकता। तो परंपरागत हमारे जो लोग हैं वो आज बहुत बड़ी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी अगर स्टार्टअप ले लेगी तो वह पीढ़ी भी सक्षम होगी
और वह पीढ़ी देश की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने में पूरी तरह समर्थ होगी। ऐसी परिस्थिति में आज देश खड़ा हुआ है और मुझे लगता है इस दिशा में हमारे सभी नव उद्यमियों को चिंता करने की, गंभीरता से विचार करने की और योजना पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं तो इतना जानता हूं कि अभी कोविड के संकट के दौरान एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान किया और एग्रीकल्चर के जो एलाइड सेक्टर हैं, चाहे वो फिशरीज हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, हर्बल खेती हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इन सबको मिला लें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का वो पैकेज है। मेरा और आपका अनुभव एक जैसा ही था कि अगर बैंक से लोन लेना है तो 1-2 जोड़ी चप्पल जूते घिस नहीं जाए तब तक बैंक से लोन लेना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इस पैकेज के लिए बैंक लोगों के दरवाजे पर खड़ी हुई है कि आप पैसा ले लीजिए और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को दम दीजिए। मेरे ऑफिस में प्रति सप्ताह जितने देश भर में एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं उसकी समीक्षा होती है, बैंकर भी होते हैं, मेरे सेक्रेटरी भी होते हैं और ये कोशिश की जाती है कि किसी भी नागरिक को इसके लिए परेशानी ना हो। यह अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन आज हम सब लोग निश्चित रूप से देख पा रहे हैं। आज बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। ग्वालियर का विकास, मध्य प्रदेश का विकास, 15 साल की यात्रा और हम अंधेरे में थे, बिजली का अभाव था। आज हम 18,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बिजली बेचने वाला राज्य बन गया है। ग्वालियर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके विषय के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है देखने में नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन व्यवहार में पूरी तरह पॉलिटिकल है। क्योंकि चुनाव की बेला है और यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं, यह चुनाव मध्य प्रदेश की आने वाली कल की दशा को भी निर्धारित करेगा और दिशा को भी निर्धारित करने वाला चुनाव है। चुनाव में जिसे टिकट मिलता है वो व्यक्ति निमित्त बनता है। व्यक्ति से मत मतांतर बहुत सारे लोगों का हो सकता है। मैं भी आज आप सबके बीच में बरसों से काम कर रहा हूँ, तो मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि सारी अच्छाइयाँ मुझ में ही मौजूद हैं। मैं मनुष्य हूँ तो मेरी भी कमजोरियाँ होंगी और मेरी भी खामियाँ होंगी। स्वाभाविक रूप से जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनमें भी इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। लेकिन जब हम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारा सोच संकीर्ण हो जाता है और जब हम परिस्थिति के बारे में और भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे सोचने का दायरा व्यापक हो जाता है। और जब दायरे की व्यापकता बढ़ती है तो संकीर्णता हमेशा छोटी पड़ जाती है। और संकीर्णता को त्याग कर जब हम व्यापकता में विचार करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ सर्व समाज को प्राप्त होता ही है। इसलिए आज निर्वाचन की बेला में हम सब लोग इकट्ठा हुए। आप सब लोगों का आशीर्वाद एक परिवार के सदस्य के नाते मुझ पर हमेशा से रहा है। मैं यहाँ से विधायक रहूँ न रहूँ, सांसद रहूँ न रहूँ, लेकिन ग्वालियर मेरा जन्म स्थान है, इसलिए ग्वालियर के लिए मेरा समर्पण था, है और आने वाले कल में जब तक जीवित रहूँगा तब तक रहेगा।
और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि विधानसभा का जो चुनाव है, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा तो मध्य प्रदेश की सरकार को स्थायित्व प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने गत 15 वर्षों में क्या किया, यह आप सब भली प्रकार से जानते हैं। बीच में 15 महीने में कांग्रेस की सरकार आई, उस समय क्या हुआ ये भी आप भली भांति जानते हैं। इसलिए प्रदेश के व्यापक हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थायी सरकार के रूप में परिवर्तन करने के लिए यह चुनाव आज संपन्न हो रहा है। इस चुनाव में श्री मुन्नालाल गोयल जी और प्रद्युम्न तोमर जी, ये 2 प्रत्याशी हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनसे भी किसी का मतांतर हो तो उसे छोड़कर आप नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देखिए, शिवराज सिंह चौहान की तरफ देखिए और भारतीय जनता पार्टी के कृतित्व को देखिए। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आपका यह आशीर्वाद आने वाले 3.5 साल में मध्य प्रदेश को बहुत सारी ऊंचाइयां प्रदान करने में मददगार होगा। इस अवसर पर यही प्रार्थना आप सबसे करते हुए पुनः एक बार भूपेंद्र जी और बाकी उनकी समग्र टीम और यहाँ उपस्थित सब लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।